So basically there is a huge contradiction between the stated objective of the law and what it intends to do. Stated objective is that India में 33% forest cover बढ़ाना, और आप अगर substance देखते हैं, it talks about किस तरह से how easily we can cut down trees and divert forest land. Now इस कानून में खुद बोल रहे सरकार कि हमको उस डेफिनेशन के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में और 1 साल लगेगा, राइट? तो आप अगर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो उस एरिया को आप प्रोटेक्शन से क्यों हटा रहे हैं? तो एक तरह से आप देखा जाए तो दिस एंटायर लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. इट इज आर्बिट्ररी बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, फॉरेस्ट ड्वेलर के बात आप प्रिएम्बल में करते हैं, पर उसके बाद पूरे कानून में केवल किस तरह से हम फॉरेस्ट ड्वेलर को जंगल से दूर कर सकते हैं उसी के बारे में बात किया जाए. जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट जर्नल. और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि जाने माने इन्वायरमेंटल लॉयर हैं, मिस्टर ऋत्विक. सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सर, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं कि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लेकर जो अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो जो अरावली बचाओ मूवमेंट है उसकी तरफ से एक दलील दी गई है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. इसका जो है बुरा असर जो है अरावली हिल्स पर पड़ेगा और वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है उस पर पड़ेगा. तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो पिटीशन क्या है और आप क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले है धन्यवाद मेरे को इसमें फॉर इन्विटेशन. सी, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो बना था उसका एक मेजर अमेंडमेंट, इनफैक्ट द फर्स्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट जो है 2023 में थ्रू दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट पार्लियामेंट हैज पास्ड. और हमने अरावली बचाओ आंदोलन सिटीजन्स मूवमेंट ग्रुप जो है एंड फ्यू अदर पिटिशनर्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है एक याचिका फाइल की है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द बेसिक इशू जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो 1980 एक्ट है वो ये कह रहा है कि कोई भी फॉरेस्ट लैंड हो, एनी फॉरेस्ट, उसमें अगर कोई भी आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करने चाहते हैं, जैसे माइनिंग हो, रोड हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, बट उसके पहले उनको एक प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट. दैट इज व्हाट 1980 एक्ट इज ऑल अबाउट, कि बिफोर यूजिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटरी. अभी 2023 में इन्होंने जो एक्ट पास किए उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे को फॉरेस्ट बढ़ाना है, देश में 33% लाना है, राइट, सबसे पहले. सेकेंड, हमें जो है एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है 2.5 to 3 बिलियन. हमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना है फॉरेस्ट ड्वेलर्स को. हमें रिकग्नाइज करना है रिच कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया में है फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एंड साथ ही साथ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए. इन सब को देखते हुए जो है अमेंडमेंट करना जरूरी है, राइट. तो जो 1980 एक्ट है उसमें बेसिकली ये कह रहा है कि आपको फॉरेस्ट डाइवर्शन के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए. और 2023 का जो एक्ट है, ये अमेंडमेंट एक्ट, ये कह रहे हैं कि आपका इन द करंट सिचुएशन प्रायोरिटीज चेंज हो गए. कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिकग्निशन ऑफ राइट्स इंपॉर्टेंट है. 2.5 बिलियन एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है. इंडिया के ट्रेडिशन एंड कल्चर है प्रिजर्वेशन का, उसको रिकग्नाइज करना है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अमेंडमेंट लाना जरूरी है. और ये जो अमेंडमेंट है अल्टीमेटली बोल क्या रहा है? द अमेंडमेंट का मेन इम्प्लीकेशन इज दैट एरिया विच द एफसी एक्ट विल नॉट अप्लाई, यानी कि अभी सर्टेन कैटेगरीज में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई. सो प्लांटेशंस में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई. अगर आपका कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट, रोड्स, हाईवेज, ट्रांसमिशन लाइन वगैरह आप अगर 100 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें आपको परमिशन लेना जरूरी नहीं है. आपको अगर 10 हेक्टेयर्स तक आपको सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें परमिशन नहीं चाहिए. और साथ ही साथ जो है ग्राम सभा और उनके जो अप्रूवल लेना जरूरी था उसको भी इन्होंने हटा दिया. तो सबसे बड़ा जो इशू ये है कि अगर आप जंगल बचाने चाहते हैं तो आप ऐसा क्यों कानून लाते हैं जिसमें जंगल का कटाई
और क्लियरेंस और इजी होता है। तो बेसिकली देयर इज अ ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ एंड व्हाट इट इंटेंड्स टू। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज दैट इंडिया में 33% फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, और आप अगर सब्सटेंस देखते हैं इट टॉक्स अबाउट किस तरह से हाउ इजीली वी कैन कट डाउन ट्रीज एंड डाइवर्ट फॉरेस्ट लैंड। तो आवर पॉइंट टुडे इज दैट लॉ जिसका नाम इन्होंने दिया है अभी वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, इसमें ना संरक्षण के बात किया जा रहा है ना संवर्धन के काम हो। इसमें केवल जो है जंगल कितने जल्दी और किस तरह हम साफ कर सकते हैं इसी के बारे में क्या है। तो एक तरह से आप देखा जाए तो दिस एंटायर लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इट इज आर्बिट्ररी बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फॉरेस्ट ड्वेलर के बात आप प्रिएम्बल में करते हैं, पर उसके बाद पूरे कानून में केवल किस तरह से हम फॉरेस्ट ड्वेलर को जंगल से दूर कर सकते हैं उसी के बारे में बात किया। तो ये जो है हमारा ब्रीफ पॉइंट्स है अबाउट व्हाई दिस लॉ इज सो प्रॉब्लमेटिक। सर जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सुनने वाली है आपकी इस दलील को, तो जैसे कि अरावली हिल्स की बात करें खास करके, तो आपको क्या लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस अमेंडमेंट का पड़ सकता है? देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इस कानून में ये कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो केवल वही एरिया को हम फॉरेस्ट मानेंगे जो आइदर सरकारी रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट है या जो 1927 कानून जो बना है उसके अंतर्गत फॉरेस्ट नोटिफाई किया है। ये दोनों सिचुएशन में हम मानेंगे कि एक एरिया फॉरेस्ट है या नहीं। आप देखिए 1927 का जो कानून है वो अंग्रेजों ने बनाया, राइट। अंग्रेजों ने जो जंगल है वो इसलिए नहीं, उन्होंने उसको आरक्षित वन रखे, रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसलिए नहीं रखा था कि उससे जंगल और लोगों का जो है बेनिफिट हो। उन्होंने जंगल इसलिए रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किया ताकि उनको वहां से कमर्शियल बेनिफिट मिले, उनके डिफेंस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट बिकॉज ऑफ एनी पर्पस। अब जो हम बोल रहे हैं इस 2023 अमेंडमेंट में हम मैक्सिमम उन्हीं एरिया को फॉरेस्ट मानेंगे जो अंग्रेजों ने 1927 एक्ट के अंतर्गत फॉरेस्ट माना है। ओके, राइट, सबसे पहले। सेकंड, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है केवल हम उसी को फॉरेस्ट मानेंगे। अब आप देखिए बहुत सारे एरियाज जो है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में भी फॉरेस्ट नहीं है और फॉरेस्ट जो है 1927 एक्ट के अंतर्गत नोटिफाइड नहीं, बिकॉज 1927 जो एक्ट है उसमें कहीं भी प्रावधान नहीं कि आप फॉरेस्ट को नोटिफाई करें। वहां पर केवल प्रावधान है जहां आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट को नोटिफाई करें, बट फॉरेस्ट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं कानून में। तो एक तरह से इन्होंने जो है एक फिक्टिशियस लीगल इमेजिनेशन से एक कानून बनाया है, और इससे ये भी हो रहा है कि आज के दिन जैसा अरावलीज हो गए, आप नॉर्थ ईस्ट के जंगल देखेंगे, वो सब इलाके में मैक्सिमम जो है जो लोग हैं, आदिवासी है, लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, इन्होंने जंगल को बचाया है। काफी सारे जगह में पहले जंगल था नहीं, वहां पर जंगल वापस आ गया है, बट इस कानून में उसी को मानेंगे जहां जो सरकारी दस्तावेज वगैरह में जंगल दिखाया गया। नो, आपके आंखों के सामने वो जंगल दिख रहा है, तो आप आ सकते हैं बहुत बढ़िया जंगल में, वो बोलेगा ठीक है इसमें जो है 1 एकड़ में 1000 पेड़ क्यों ना हो, बट जब तक कानून के अंतर्गत जंगल नहीं है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जंगल नहीं है, तो उसको जंगल नहीं माने। सर पर यहाँ पर क्या हमारे पास कोई कानूनी ऐसी कोई डेफिनेशन है जो कि बताती है कि फॉरेस्ट क्या है? सी, एवरी स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट के जो 12/96 ऑर्डर के अंतर्गत गोदावरी वन में हर राज्य को ये बताया गया था कि आप जो है एक डेफिनेशन एंटर करेंगे, एक अराइव करेंगे एक डेफिनेशन व्हाट इज अ फॉरेस्ट। उसके अंतर्गत काफी स्टेट्स ने डेफिनेशन अपना सामने लाया है और एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म करके दे हैव कम आउट विद द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। बट हरियाणा वगैरह स्टेट्स ने अभी तक पूरी तरह फाइनलाइज नहीं किया, एक डेफिनेशन में वो अराइव किया है, बट डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद उस एरिया डेफिनेशन को जो फुलफिल करते हैं, अभी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैज टू बी कंप्लीट। नाउ इस कानून में खुद बोल रहे सरकार कि हमको उस डेफिनेशन के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में और 1 साल लगेगा, राइट। तो आप अगर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं तो उस एरिया को आप प्रोटेक्शन से क्यों हटा रहे हैं? तो आज में जो है एक्चुअल डेफिनेशन पहला फॉर्मुलेट नहीं किया गया,
बल्क ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग हरियाणा। हरियाणा में एक अभी हाल ही में एक डेफिनेशन आया, पर उसके बेसिस में उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नहीं। इस डेफिनेशन को फुलफिल कौन सा कर रहा है? क्योंकि देखिए जंगल का डेफिनेशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। हम जो लद्दाख में जंगल बोलेंगे, कश्मीर में या केरला में जो जंगल होगा वो अलग हो, जो नॉर्थ ईस्ट का जंगल होगा, राजस्थान का जंगल होगा, उसमें डिफरेंस होगा वैरायटी में। सो रीजनल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब तक वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। और वो जब कंप्लीट नहीं किया गया तो एक नया कानून लाने का, जिसमें से आप बोल रहे हैं कि इन सब एरिया को आप डाइवर्ट कर सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल का, ये हमारे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो कुल मिला के ये सच में आया है कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन अभी तक नहीं है हरियाणा के पास, और कहीं ना कहीं अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो जो लागू हो चुके हैं ऑलरेडी, वो आने वाले समय में जो फॉरेस्ट एरिया है अरावली हिल्स के पास और जो भी हरियाणा और फरीदाबाद के पास जो पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मिलेगा देखने को। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और समझाने के लिए कि क्यों आप लोग जो हैं कह रहे हैं कि जो नया कानून लाया गया है फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, वो क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।